हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएसई वेलकमिंग ऑल ऑन समर्थ एशियन जुडिशरी। देखिए, आपको पता है उस वाले वीडियो मैंने आपको बोला कि मैं उसको बाइफरकेट कर देता हूं, वरना आप लोग बहुत बड़ा हो जाता है वीडियो, तो आप लोग देखते भी नहीं हो। तो इसको एक लास्ट वाला पार्ट उसको डील कर लेते हैं अलग चैप्टर में। ठीक है, तो डायरेक्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे, ज़्यादा समय व्यतीत इधर उधर नहीं करेंगे कुछ। देखो, अपन बात कर रहे थे, नहीं ये तो नहीं है। देखिए, अभी इसमें इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं रिकवरी ऑफ पोजेशन इन केस ऑफ लिमिटेड पीरियड टेनेंसी। अब इस बात को समझो, लिमिटेड पीरियड टेनेंसी क्या होता है। सेक्शन 21 ऑफ द रेंट कंट्रोल एक्ट। आप सेक्शन 21 को जब आप देखोगे तो इसमें लिमिटेड पीरियड टेनेंसी की बात करी गई है। लिमिटेड पीरियड टेनेंसी का क्या मतलब होता है कि कुछ समय के लिए आपको टेनेंसी दी गई थी, कुछ एक समय के लिए टेनेंसी दी गई आपको। तो रिकवरी ऑफ पोजेशन इन केस ऑफ लिमिटेड पीरियड टेनेंसी, बात साफ साफ कहता है। क्या कहता है, पढ़ो ध्यान से। वेयर अ लैंडलॉर्ड डज नॉट रिक्वायर द होल, उसको या तो पूरी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है या तो कुछ एक पार्ट की जरूरत नहीं उस प्रेमिसेस की, फॉर अ पार्टिकुलर पीरियड एंड द लैंडलॉर्ड आफ्टर obtaining the permission of the controller in the prescribed manner lets the whole of the premises or part thereof as a residence for such period as may be agreed to in writing between the landlord and the tenant does not on the expiry of the said period vacate such premises, then notwithstanding anything contained in section 14 or in any other law, the controller may, on an application made to him in this behalf by the landlord within such time as may be prescribed, place the landlord in a vacant possession of the premises or part thereof by evicting the tenant and every other person who may be in occupation of such premises। कितना लंबा चौड़ा बात है, हिंदी में समझ लो 1 मिनट के अंदर। अगर लिमिटेड पीरियड ऑफ टेनेंसी मतलब कि मैं को 2 महीने 3 महीने के लिए नहीं चाहिए, 2 साल 4 साल के लिए नहीं चाहिए वो प्रेमिसेस, मैं बाहर जा रहा हूं, इंडिया से बाहर या कहीं और जा रहा हूं, तो दिल्ली की वो प्रॉपर्टी जो है मेरी, वो प्रेमिसेस जो है मेरा, मैं उसको रेंट पे रखना चाहता हूं, तो मैं एक बात लिखूंगा एग्रीमेंट में जब आपसे कराऊंगा, पर वो करने से पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा कंट्रोलर से कि सर मैं 2 दिन के लिए 2 से 4 महीने के लिए बाहर जा रहा हूं, 4 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो मैं जो टेनेंसी इसको दे रहा हूं ना वो लिमिटेड पीरियड के लिए दे रहा हूं, इसका अलग ही सेक्शन है स्पेसिफाई करके, और एग्रीमेंट में आपको लिखना पड़ेगा कि मैं इतने दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, इसीलिए बातें मैं इसको क्या कर रहा हूं, रेंट में जो प्रॉपर्टी मेरी ये प्रेमिसेस है मैं उसको रेंट पे दे रहा हूं अंडर सेक्शन 21 ऑफ द दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर उसके बाद वो खाली नहीं करता है, तो एप्लीकेशन फाइल करोगे आप और उसके बेसिस पे आपको क्या कर दिया जाएगा, इविक्ट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, इविक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे कहता है व्हाइल मेकिंग एन ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 1 द कंट्रोलर मे अवार्ड टू द लैंडलॉर्ड सच डैमेजेस फॉर द यूज और ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रेमिसेज एट सच रेट्स as he considers proper in the circumstances of the case for the period from the date of such order till the date of actual vacation by the tenant। समझ रहे हो आप। अब उसको आप डैमेज के लिए आप पेमेंट करिए, जो भी आपको डैमेज हुआ है उसके आप क्या करिए, पेमेंट करिए। ये बात कही गई कोर्ट में, मतलब ये बात इस सेक्शन में कही गई है, सेक्शन 21 में। अब आगे देखिए, इसमें 4 कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं। लैंडलॉर्ड मस्ट नॉट रिक्वायर दैट प्रेमिसेस ईदर होली और पार्टली फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। इट इज एडवाइजेबल टू अ स्टेट रीजन फॉर दिस। पहला कंडीशन कि लैंडलॉर्ड, ये जरूरी नहीं है, मतलब लैंडलॉर्ड या उसको प्रेमिसेस की जरूरत नहीं है, मस्ट नॉट रिक्वायर दैट प्रेमिसेस या तो पूरा का पूरा या तो आधा फॉर दैट पीरियड। जिस पीरियड के लिए आप टेनेंसी दे रहे हो उसके लिए आपको जरूरत नहीं, आप बीच में आके नहीं कह सकते हमें जरूरत है, आपको ये बात कहना पड़ेगा। और आपको ये रीजन, मतलब ये एडवाइस दिया जाता है कि आप रीजंस लिख दीजिए कि आप 2 साल के लिए कहां जा रहे हो। इट इज नॉट मैंडेटरी फर्स्ट ऑफ ऑल। ये बहुत सारे केसेस में ही क्लेम किया गया था कि उन्होंने तो बोला ही नहीं था, रीजन ही नहीं बताया था, 2 साल के लिए जा रहे हैं, 3 साल के लिए जा रहे हैं। अरे भैया हमने ही बताया रीजन आपको, तो हमें क्या नहीं लिखोगे, हमने तो कह रखा 2 साल के लिए तुम्हें टेनेंट के लिए दे रहे हैं, रेंट पे दे रहे हैं, तो बात खत्म। हम चाहे किसी भी कारण से कहीं जाए तो मुझसे क्या मतलब है। तो इट इज एडवाइजेबल टू स्टेट रीजन फॉर दिस, कोर्ट ने ये कहा कई सारे केसेस में। अगला कंडीशन, लैंडलॉर्ड मस्ट obtain the required permission from the controller। लैंडलॉर्ड को कंट्रोलर से क्या चाहिए, एक रिक्वायर्ड परमिशन चाहिए ऐसा करने से पहले, जो आप टेनेंसी दे रहे हो लिमिटेड नंबर पे, फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेज ओनली, तो बार बार आता है, इन रिटन एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट रिटन होना चाहिए। आपस में जब एग्रीमेंट करोगे ना कि 2 साल के लिए इतनी सारे शर्तों के बावजूद मैं इस रीजन से यहां जा रहा हूं, तो उतने साल के तुम यहां पे रेंट पे रहोगे। तो रिक्वायर्ड क्या है, अगर मान लीजिए ऐसा हो कि वैकेंट ना करे बाद में, तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी बाद में, requirement is what, to move a kind of miscellaneous application under section 56 of the act within 6 months of that limitation period।
मान लीजिए आप आए और आपको वो खाली नहीं कर रहा, तो 6 महीने के अंदर, 2 साल को अगर एक्सपायर हो गए और आप आए, तो 2 साल 6 महीने के अंदर, मतलब 2 साल, मतलब 2022-23 के मान लीजिए जनवरी में आपको खत्म हो रही थी 2 साल आपका, तो आप 6 महीने जोड़ लो, जून या जुलाई जो भी है 6 महीने, उस तक आप पेमेंट कर, उस तक के लिए आप एप्लीकेशन क्या कर सकते हो, फाइल कर सकते हो। उसके बाद अगर आप फाइल करते हो तो सेक्शन 14 के अंदर फाइल करोगे, सेक्शन 21 के अंदर फाइल नहीं करोगे। तो ये बात भी सेक्शन 21 कहता है कि लिमिटेशन लगा के रखा गया आपके ऊपर कि आप 6 महीने के अंदर ही फाइल कर सकते हो। अगर आपका वैकेंट, अगर वो प्रॉपर्टी वैकेंट नहीं कर रहा टेनेंट, अगर लिमिटेशन फेल हो गई तो आप फिर कहाँ फाइल करोगे, सेक्शन 14 के अंदर। 21 वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा वहां पे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी में केस देखते हैं, इंदर मोहन लाल वर्सेस रमेश खन्ना का एक केस है जो क्या कहता है, 1987 सुप्रीम कोर्ट का केस है। टेनेंट कहता है कि कोई ग्राउंड तो स्टेट किया गया नहीं था एप्लीकेशन में, क्यों उसको लिमिटेड पीरियड के लिए चाहिए वो चीज, लिमिटेड पीरियड के लिए वो छोड़कर जा रहा है। मतलब नो ग्राउंड वाज स्टेटेड इन द एप्लीकेशन दैट व्हाई अ लिमिटेड टेनेंसी वाज इंटेंडेड। ये बात टेनेंट बोल रहा था बार बार कि सर उन्होंने तो बोला ही नहीं, बताया ही नहीं था, स्पेसिफाई नहीं किया था कि किस वजह से वो जा रहे हैं, तो परमिशन इनवैलिड है, फ्रॉड है, गलत तरीके से लिया गया है परमिशन। अब वो आकर कह रहे हैं कि खाली करो, 2 साल हो गया तुम्हारा, हमें तो उसने कारण बताया नहीं था कि तुम 2 साल के लिए क्यों चाहिए। और उन्होंने बोला कि जो स्टेटमेंट वगैरह दिया गया था ना, ये स्टेटमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है, स्टेटमेंट उसके सामने नहीं बोला गया था, कंट्रोलर के सामने, कि हम इस वजह से जा रहे हैं, इसलिए फ्रॉड तरीके से उन्होंने करा है, कोल्यूसिव तरीके से उन्होंने करा है। तो जो उनका इंटेंशन था ना वो गलत था। तो कोर्ट ने कहा कि देखो यार, ये जो तुम बोल रहे हो बात सही नहीं है। रेंट कंट्रोलर हर समय, ये जरूरी नहीं है ना कि वो आप सबके फ्रॉडी और कोल्यूसिव इंटेंट को ही देखेगा। उसको दिख रहा है कि नहीं करने वाले हो गलत, और उसके पास उसको कारण बता दिया गया, तो रजिस्ट्रेशन चाहे आप करो चाहे ना करो स्टेटमेंट की, या फिर एग्रीमेंट आप बाद में कर सकते हो या पहले कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ अ स्टेटमेंट का क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, हमारे सामने खड़े होकर कंट्रोलर के सामने अपने परमिशन मांगा, बातें लिखी गई, बातें बोली गई, हमने आपको परमिशन दे दिया, रिटर्न में ही परमिशन दिया, भले ही बातें ना लिखी आपने हमसे, हर चीज नहीं बताया कि क्यों छोड़कर जा रहे हो, लेकिन वो एडवाइजेबल है। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको बताना ही पड़ेगा, और अगर नहीं बताया तो आप कह रहे हो कि फ्रॉडी तरीके से किया गया उधर। तो if the controller is understanding the whole context that there is no case of any fraud or collusive behavior arising out of the agreement, no need to register the statements। बार बार कही गई ये बात। So the agreement in writing can be before or after the said permission। ये बात कहा गया उसमें कि एग्रीमेंट बाद में भी कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो। ऐसा इट इज नॉट मैंडेटरी ना कि नहीं आपको उसी समय करना पड़ेगा, ये बात तो नहीं है कहीं पे भी कही हुई। तो इंपॉर्टेंट क्या है, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, मैंडेटरी नहीं है स्टेटमेंट इशू करना, स्टेटमेंट बताना कंट्रोलर के सामने। हाँ, एडवाइजेबल है कि आप किसकी वजह से छोड़कर जा रहे हैं वो बातें बता जाइए, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना, कोई आपको ये ना कहे कि आपने फ्रॉड करा हमारे साथ, आप तो कह के गए थे 2 साल आ रहे हो, मतलब आपके कह के 4 साल आ रहे हो 2 साल के अंदर, अब किसी कारण से हम 4 साल के लिए कह के गए थे, वो कारण ही खत्म हो जाए 2 साल में, तो हम लौटेंगे ना वापस अपने घर, तो आपको बाहर करेंगे लिमिटेड टेनेंसी के अंडर। यही बात हुई थी। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि इट इज नॉट, हर जगह जरूरी नहीं है ना कि आपको वो बात कहेगा ही, एडवाइजेबल है ये चीज कि आपको लिखना चाहिए, आपको बताना चाहिए। ठीक है, ये बात कही गई। आगे देखो, पुखराज जैन वर्सेस पद्मा कश्यप का केस है। ये तो बड़ा आसान सा केस है। अब पद्मा कश्यप के जो हस्बैंड थे, पद्मा कश्यप के जो हस्बैंड थे, उन्होंने अपने बिल और अपने जो बिल के अंडर जो पावर थे, जो प्रेमिसेस था, वो अपने बंदे को उन्होंने दे दिया। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि इसमें जो कश्यप साहब थे, ओरिजिनल कश्यप साहब जिन्होंने प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया था, अब वो उनकी डेथ हो जाती है। अब दिए तो उन्होंने थी प्रॉपर्टी पुखराज जैन को, पर मान लीजिए वो डेथ उनकी हो जाती है और उन्होंने अपने बिल में वो प्रॉपर्टी अपने लीगल हेयर्स को दे दिया, बच्चों को दे दिया। तो पुखराज साहब कह रहे थे कि हम कैसे खाली कर दें, क्यों करेंगे खाली, क्योंकि ये तो कश्यप साहब ने हमें दिया था और ये तो उनके बच्चे, हम इनके कहने पे क्यों खाली कर दें, ये तो लीगल ओनर भी नहीं हो गए। ये बातें कह रहे थे ऐसे ही। मतलब ये कितनी लॉजिकल लाइन है, आप सोचो खुद। जब मैं पढ़ रहा था तो हंसी आ रही थी। तो कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि देखो भाई ऐसा है कि सेक्शन 109 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि लीगल हेयर, सेक्शन 106 कहता है कि पहले आप प्रॉपर्टी को अपना विल के अकॉर्डिंगली शेयर कर सकते हो और इंटरेस्ट भी शेयर करते हो। तो सेक्शन 109 फिर कहता है कि लीगल हेयर क्लेम तो कर ही सकते हैं ना इविक्शन के लिए, क्योंकि वो अब लीगल हेयर हो गए, लीगल ओनर हो गए उस चीज के, लीगल लैंडलॉर्ड हो गए उस चीज के, उस प्रॉपर्टी के। एज सच इंटरेस्ट जब आप शेयर कर देते हो ना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर सिर्फ प्रॉपर्टी शेयर नहीं होती, इंटरेस्ट भी शेयर होता है, उसके साथ जितनी बातें अटैच है वो सब शेयर होता है। तो जब सब शेयर हो गया तो ओरिजिनल हेयर कौन हो, ओरिजिनल यहाँ पे लैंडलॉर्ड कौन हो गए, उनके बच्चे, पद्मा कश्यप उनकी वाइफ।
तो बिल्कुल वो सही कह रही हैं, आपको इविक्ट तो करना ही पड़ेगा, आप इविक्ट करिए, जाइएगा यहाँ छोड़ के। लिमिटेड पीरियड के लिए आपको दिया गया था, लिमिटेड टेनेंसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो डिस्क्रिशन इंजॉयड बाय द रेंट कंट्रोलर बाय डीलिंग विद द केसेज, ये बात क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने खारिज कर दिया था इस लाइन को, डिस्क्रिशन को, मतलब रेंट कंट्रोलर की नहीं, हम तो आपकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि लीगल ओनर कौन थे, कश्यप साहब थे, पर्सनल यूज के लिए उनको दिया गया था, पर्सनल ऑक्यूपेशन के लिए उनके पास था, पुखराज जैन के साथ चले गए थे ये। तो बात कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जुडिशियल रिएस्टेंट वाला जो टर्म है ना, कि तुम एज ए रेंट कंट्रोलर, अगर आप एज ए रेंट कंट्रोलर चीजों को अग्री कर रहे हो तो ऐसा नहीं कर सकते ना हमेशा। तो ये बात कही गई इसमें कि डिस्क्रिशनरी पावर जो आपको दिया गया एज ए रेंट कंट्रोलर, पर आपके ऊपर भी कोई बॉडीज हैं, अथॉरिटीज हैं, तो रेंट कंट्रोलर ने जो कहा कि नहीं हम आपकी बात से अग्री नहीं करते, आप लीगल ओनर नहीं हो, वो बात गलत थी। तो डिस्क्रिशन एंजॉयड बाय द रेंट कंट्रोलर बाय डिसाइडिंग विद द केसेस, डीलिंग विद द केसेस, बट इट्स अ जुडिशियल रिस्ट्रेंट एज वेल। सो नो अनरीजनेबल सबमिशन बी मेड बाय द टेनेंट जस्ट टू स्ट्रॉन्ग द एविडेंसेस। ये बात कही गई कोर्ट में कि सिर्फ और सिर्फ अपने एविडेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप कुछ भी अनरीजनेबल सबमिशन नहीं कर सकते, और उसके बेसिस पे रेंट कंट्रोलर हर जगह जजमेंट नहीं दे सकते। तो ओवरऑल इसमें मुद्दा क्या है कि सेक्शन 21 इज नॉट अ मेयर पर्सनल प्रोविजन, सिर्फ और सिर्फ वही उनके लिए ही नहीं है जिन्होंने आपको प्रॉपर्टी दिया था रहने के लिए थोड़े समय के लिए, अब उनकी डेथ हो जाए, बहुत केसेज में से हो सकता है कि हमने एज ए लीगल ओनर आपको दिया लिमिटेड पीरियड के लिए, हमारी डेथ हो जाती है, तो क्या हमारे बच्चे आपको बाहर नहीं कर सकते, तब तो जीवन भर ही नहीं बाहर हो गए आप। प्रैक्टिकली भी सोचो यार, ये बात कही गई थी उसमें, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 109 के अंदर इंटरेस्ट भी ट्रांसफर होता है और सारे पावर्स भी ट्रांसफर होते हैं, और उसके बेसिस पे आपको बाहर भी निकाला जा सकता है, क्योंकि उनको लीगल हेयर्स जो हैं वो लैंडलॉर्ड हो गए, उसके ओन मालिक हो गए, और उन्हें एविक्शन के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। आगे सृष्टि धवन वर्सेस एमएस शॉ ब्रदर्स का एक केस है। अब इसमें बहुत सिंपल सा चीज समझिए आप, जो मेरा मुद्दा है आप लोगों को समझाने का, बाकी आपको आगे पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा। इसमें एक बात बोली गई कि सृष्टि धवन ने जो प्रॉपर्टी दिया था लिमिटेड टेनेंसी के लिए आपको रहने के लिए शाह ब्रदर्स को, अब ये कह रहे थे कि सर इन्होंने जो हमें प्रॉपर्टी जब दिया था ना, ये इन्होंने फ्रॉड करा हमारे साथ, इन्होंने गलत इंटेंट से हमें दिया था, अब इनको पता है कि हम खाली करके दिक्कत होगी, हम कहां जाएंगे, शाह ब्रदर्स कह रहे थे। अब इन्होंने अपना कुछ प्रॉपर्टी वगैरह उसमें चला रहे थे, अपना कुछ काम धंधा इनका चल रहा था शाह ब्रदर्स का, तो इन्होंने बोला कि ये जो सृष्टि धवन जी है ना, इनका जो नीचे का अंडरग्राउंड है ना, इनको उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके जो दोनों बच्चे हैं उनको आराम से रहने के लिए इनके पास प्रॉपर एकोमोडेशन है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर है, कोई जरूरत ही नहीं ग्राउंड फ्लोर में रहने की इनको, बेवजह के आपके सामने आके बातें कर रहे हैं कि हमें रहना है, ये बातें कही गई। तो क्वेश्चन क्या उठता है कि क्या सफिशिएंट एकोमोडेशन अगर अवेलेबल है लैंडलॉर्ड के पास, तो क्या वो रिफ्यूजल का ग्राउंड बन जाएगा सेक्शन 21 के अंदर, क्यों नहीं उसको हम क्या बोलते हैं, अवेलेबल ही नहीं, मतलब उसके पास सेक्शन 21 का अधिकार ही नहीं रहा, क्या ऐसा हो सकता है। तो एक और बात कही कि कॉन्सेप्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शनल फैक्ट या मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट की एक बात समझिए क्या था कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट तो दो ही तरीके से हो सकता है, या तो नॉन रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए दिया गया हो, या तो वैकेंट पोजीशन नहीं रहा हो, या तो वैकेंट नहीं था बिल्डिंग तब दे दिया गया हो। और फैक्ट क्या हो सकता है उसमें, फैक्ट तो दो ही हो सकता है कि जब एज ए लैंडलॉर्ड आप प्रॉपर्टी दे रहे थे लीज पे या फिर रहने के लिए, सब टेनेंसी के लिए टेनेंट को जवाब दे रहे थे, तो उसमें तो वैकेंट पोजीशन नहीं था, पहला फैक्ट तो ये गलत हो सकता है। और दूसरा फैक्ट क्या गलत हो सकता है कि या तो आपने जो दिया वो नॉन रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए दे लिया, जिसके लिए कोई सेक्शंस डील नहीं करता इन सब चीजों के लिए, कंपोजिट के लिए तो बात ही नहीं है, या तो आप सिर्फ रेजिडेंशियल के लिए दे सकते हैं, या तो आप वैकेंट पोजीशन हो तभी दे सकते हैं। तो यही मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकती है। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं उठता कि सर जुरिसडिक्शनल फैक्ट है, गलती होगी, रेंट कंट्रोलर ने ध्यान नहीं दिया, फैक्ट है फ्रॉड कर रहा है इन्होंने हमारे साथ, तो बोला ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये दो बातें फुलफिल हो रही हैं कि जब आपको दिया गया था प्रॉपर्टी वैकेंट थी तो यस वैकेंट थी, रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए दिया था यस रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए दिया गया था, बात खत्म, बाकी कोई चीज फैक्ट हो ही नहीं सकती मिस्टेकन। बस ये दो बातें अगर गलत हैं तो मिस्टेकन ऑफ फैक्ट्स है, बस इसमें आपने एक साथ कुछ गलत नहीं हुआ तो बोला नहीं, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का तो बात ही खत्म हो गया। मुद्दा पहला उठता है कि क्या अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट एकोमोडेशन इज अ ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल अंडर सेक्शन 21, बताओ। तो कोर्ट ने कहा कि ये क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो आप, ये बिल्कुल ही गलत बात है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है मेरे पास सफिशिएंट एकोमोडेशन है, पर आपके साथ फ्रॉड हुआ नहीं हुआ, आपके साथ मैंने क्या एज ए टेनेंट आपके साथ लैंडलॉर्ड ने कुछ गलत करा नहीं करा, फ्रॉड करा, एक्लूजन करा नहीं करा, तो जब नहीं करा तो कैसे आप कह सकते हो कि उसके पास सफिशिएंट एकोमोडेशन है तो उसको जरूरत नहीं है। हु वी आर टू डिसाइड दैट। सो ये ग्राउंड तो कभी हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि सेक्शन 21 में ऐसा कुछ लिखा हुआ कहां है, बात को समझो। सेक्शन 21 क्या कहता है, रिकवरी ऑफ पोजीशन इन केस ऑफ टेनेंसीज फॉर लिमिटेड पीरियड, उसमें कहीं लिखा हुआ है
कहीं भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि लिमिटेड पीरियड के लिए सब टेनेंसीज दिया गया, ऊपर में अगर मेरे पास प्रॉपर प्रॉपर्टीज हैं, मेरे पास प्रॉपर अकोमोडेशन है, तो तुम इस सेक्शन 21 को चैलेंज नहीं कर सकते? ऐसा नहीं बोला हुआ है। तो ये बातें बेफजूल की बातें हमारे सामने ना करो। कोर्ट ने कहा शशि धवन के केस में शाह ब्रदर्स को, अब परमिशन इज नॉट बीटिएटेड बिकॉज नो रीजन वाज स्टेटेड। अब आपको हमने रीजन नहीं दिया था उस समय कि हमको बाद में बच्चों की जरूरत पड़ सकती है या मुझे जरूरत पड़ सकती है, तो इस वजह से हमने आपके साथ फ्रॉड कर लिया। तो फ्रॉड और कोलिजिव इंटेंट का बात समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। फ्रॉड और क्लोजिव इंटेंट तो हम तब करेंगे ना जब हमने आपसे बातें नहीं बताई, और वो मतलब बातें बताई वो गलत बताई, और वो कोर्ट कानून के नजरों में वो बताना था और वो गलत बता दी हमने आपको। तो बात यही उठता है, एक तो कानून कहता नहीं कि आपको बताना है, वो तो सजेशन है, एक तरीके से एडवाइजेबल है, और दूसरी बात हमने आपसे गलत बताया नहीं, या नहीं बताया, बात ही नहीं उठती यहाँ पे। तो ये सब बातें बार बार मत उठाया करिए। कोर्ट ने कहा कि परमिशन इज नॉट बीटिएटेड जस्ट बिकॉज कि कोई रीजन स्टेट नहीं किया गया था, दिस कैन नॉट बी अ सोल ग्राउंड फॉर दैट, और एकोमोडेशन वाली बात तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया उन्होंने। सो ऑब्जेक्शन कैन बी ड्यूरिंग द कोर्ट। एक और बात उठी थी कि 2 साल से पहले ही सवाल उठ रहा था। 2 साल के लिए दिया गया था तो कुछ महीने बच रहे थे, 2-3 महीने। अब इन्होंने बोला खाली करने के लिए कि मेरे को जरूरत पड़ सकती है, तो आप लोग तैयार रहिए। अब ये लोग एप्लीकेशन फाइल कर दिए कि नहीं हम तो करेंगे ही नहीं। तो क्या किया जा सकता है? तो कोर्ट कहा कि हाँ किया जा सकता है। जैसे ही आपको लगता है कि ऐसा कुछ आपके साथ प्रॉब्लम होने वाला है, अगर आपको लगता है फ्रॉड हुआ है, कोलिजिव इंटेंट है, गलत इंटेंट था, तो आप करिए फाइल। पर अगर नहीं लगता है तो मत करिए फाइल, क्योंकि आपके पास 2 साल के बाद जो भी लिमिटेड टेनेंसी उसके बाद खाली तो करना वैसे भी है सेक्शन 21 के अंदर। पर अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, कुछ गलत हुआ है, और आपको जिस समय एहसास होता है उसी समय एप्लीकेशन कर सकते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लीज पीरियड। बात को समझ रहे हो आप? आगे देखते हैं। अब एक और पॉइंट आपके सेक्शन 45 को समझिए। रेमेडी अगेंस्ट कटिंग ऑफ और विथहोल्डिंग इसेंशियल सप्लाई और सर्विसेज। सेक्शन 45 रेमेडी अगेंस्ट व्हाट? कटिंग ऑफ और विथहोल्डिंग इसेंशियल सप्लाई और सर्विसेज। मान लीजिए एज अ टेनेंट आपके साथ इतना गलत हो रहा है कि जो इसेंशियल सप्लाईज हैं आपके लिए एज अ टेनेंट रहने के लिए, उसको काट दिया जाए या विथहोल्ड कर लिया जाए, या जो सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है एज अ लैंडलॉर्ड के द्वारा आपको उस सर्विसेज को रोक दिया जाए। तो कहता है सेक्शन 45, नो लैंडलॉर्ड ईदर हिमसेल्फ और थ्रू एनी पर्सन परपट्रिंग टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ सेल विदाउट जस्ट एंड सफिशिएंट काउंट। जस्ट और सफिशिएंट काउज अगर आपके पास नहीं है तो कट ऑफ या विथहोल्ड एनी एसेंशियल सप्लाई और सर्विसेज एंजॉयड बाय द टेनेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रेमिसेस नहीं कर सकते आप। नहीं कर सकते आप अगर आपके पास जेन्युइन रीजन, जस्ट और सफिशिएंट काउज नहीं है तो। आगे कहते हैं, if a landlord contravenes the provision of subsection 1, the tenant may make an application to the controller complaining of such contravention। ऐसे contravention के लिए आप कंप्लेन कर सकते हो। आगे कहता है, if the controller is satisfied that essential supply or service was cut off or withheld by the landlord with a view to compel the tenant to vacate the premises or to pay an enhanced rate, the controller may pass an order directing the landlord to restore the amenities immediately pending the inquiries referred to in subsection 4। Explanation, an interim order may be passed under this subsection without giving notice to the landlord। अगर ये बात कही गई, मान लीजिए ये बात कि नहीं सर वो इसलिए कर रहा है ना ताकि वो पैसा बढ़ा दिया और हम उसको पैसा दे सके, अगर ये बात प्रूफ हो जाती है तो बिना नोटिस दिए आपके खिलाफ बातें कार्रवाई की जा सकती है और वो सारी एमिनिटीज आपको वापस लौटानी पड़ेगी। वो सारे एमिनिटीज मतलब सारी सप्लाईज, सारे इसेंशियल सर्विसेज सबके सब वापस करना पड़ेगा। सो एमिनिटीज इज अ वेरी वीक टर्म। ये बात केस में हुई थी इसलिए मैं बता रहा हूं। अम्यूनिटीज मतलब वो सारी चीजें जो आपको टेनेंसी को स्ट्रॉन्ग करती हैं, वो सारी चीजें आपको लौटानी पड़ेंगी। सारी बातें, कोई भी चीज रोक नहीं सकते आप। अगर आपका ये लग रहा है कि नहीं या तो इनहांस रेट है इसलिए पेमेंट करवाना चाह रहा है, या तो हमसे खाली करवाना चाह रहा है बेवजह, इस वजह से। आगे कहता है, इफ द कंट्रोलर ऑन इंक्वायरी finds that the essential supply or service enjoyed by the tenant in respect of the premises was cut off or withheld by the landlord without just and sufficient cause, he shall make an order directing the landlord to restore such supply or services। The controller may in the discretion direct that compensation not exceeding 50 rupees be paid to the landlord by the tenant if the application under subsection 2 was made frivolously or vexatiously, be paid to the tenant by the landlord if the landlord has cut off the withhold the services and just and sufficient। मतलब दोनों के लिए पेमेंट है। अगर उन्होंने गलत तरीके से फाइल करा लैंडलॉर्ड ने या फिर इसने गलत तरीके से फाइल करा टेनेंट ने, तो दोनों के लिए पनिशमेंट है। कंपनसेशन की बात हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे बात सुनिए जो इंपॉर्टेंट है। इन दिस सेक्शन इसेंशियल सप्लाई और सर्विस इंक्लूड्स क्या क्या? सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट्स इन पैसेजेज एंड और स्टेयर केसेज, कंजर्वेंसी एंड सैनिटरी सर्विसेज। ये सारी बातें इसेंशियल सप्लाई और सर्विसेज में आती हैं।
सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट्स इन पैसेजेस, गलियों वगैरह में जो आपकी हैं, स्टेयरकेस सीढ़ियों पे, कंजर्वेंसी एंड सैनिटरी सर्विसेज, वॉशरूम वगैरह। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, विथहोल्डिंग एनी एसेंशियल सप्लाई और सर्विस शैल इंक्लूड acts or omissions attributable to the landlord on account of which the essential supply or service is cut off by the local authority or any other competent authority. For the purpose of this section, withholding any essential supply or services shall include क्या क्या, कोई भी ऐसा एक्ट और omission जो लैंडलॉर्ड करता है on account of which the essential supply or services is cut off by the local authority or any other competent authority. अगर ऑर्डर के बावजूद करता है तो चलो ठीक है, या अगर उसके बावजूद कर रहा है तो गलत कर रहा है। अगर उनके ऑर्डर पे अगर काट रहा है आपकी इलेक्ट्रिसिटी को तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बिना ऑर्डर के काट रहा है तो फिर वो गलत कर रहा है। इतना सा बात था। अब आप पता है मैं एक ही वीडियो बनाना चाह रहा था, पर आप मुझे लगा शायद बड़ा हो जाएगा, वाकई में बड़ा हो जाता, इसलिए 2 वीडियोस में बना दिया मैं। ठीक है, अब एक चीज और कहता है कि रेमेडी सेक्शन 48 को पढ़ो आप। सेक्शन 48 कहता है इफ एनी लैंडलॉर्ड कंट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 45 ही शैल बी पनिशेबल विथ इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 months और विथ फाइन और बोथ। दोनों सजा भी का प्रावधान है, सिर्फ कहने से तो होगा नहीं, सजा भी देना पड़ेगा। तो सेक्शन 48 में सजा की बात है। एक ऐसा ही केस है, श्रीमती बीरा राय वर्सेस एसपी सचदेवा का केस है। इसमें ही बात हुई थी कि नैरो कॉन्सेप्ट को देखना चाहिए, ब्रॉड कॉन्सेप्ट को देखना चाहिए। एसेंशियल सप्लाई और सर्विसेज में आएगा क्या क्या, क्योंकि इनको जो ओनर साहब थे ना, ये यूज ही नहीं करने दे रहे थे एसपी सचदेवा को वॉशरूम और किचन और बाथटब वगैरह। तो कोर्ट ने कहा कि ये जो सेक्शन 45 है टॉक्स अबाउट समथिंग विच इज एडिशनल टू द प्रेमिसेज सच एज वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन। क्या सेक्शन 45 इसके बारे में बात करता है कि मैं तुमको टेनेंट के रूप में सिर्फ एक कमरा दे रहा हूं, लेट से, उसके अलावा वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, ये एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। ये बहुत नैरो माइंडसेट हो जाएगा, नैरो कॉन्सेप्ट हो जाएगा, कोर्ट ने कहा। दूसरा बात यह होगा कि या तो हम ये कहें कि द एसेंशियल सप्लाई और सर्विस में ऑल्सो इंक्लूड पार्ट ऑफ टेनेंट, टेनेंसी जो कहिए कि जो टेनेंसी के अंदर वो सारी चीजें आप दे रहे हो ना, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, वो सारी चीजें तो है, उसके अलावा कोई अगर एसेंशियल सप्लाई आप दे रहे हो कि नहीं, तुम लोग नीचे से ऊपर आओ तो हम नीचे सैनिटेशन लगा देंगे, क्या नाम है, सैनिटाइजर, तो ब्रॉड भी हो जाएगा। ये बात हुई। तो जो इसेंशियल सप्लाई मतलब वॉशरूम, किचन, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, ये चीजें तो इसेंशियल है, बहुत नैरो कॉन्सेप्ट। अगर इसको हम कहें कि नहीं ये इनके बारे में बात कर रहे हैं, नहीं इनके बारे में तो बात ही नहीं कर रहा, ये सारी चीजें तो आपको देनी ही है। पर इसके अलावा अगर आप कुछ और दे रहे हो, लेट से नीचे ओके फैसिलिटी दे रहे हो, क्या नाम है, सैनिटाइजर फैसिलिटी दे रहे हो, मास्क फैसिलिटी दे रहे हो, लेट से कुछ और फैसिलिटी आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आप हर घर में आप वाटर बोतल पहुंचवाते हो, अगर ऐसा कुछ सर्विसेज दे रहे हो आप, वो एडिशनल है, वो सारी चीजें सर्विसेज में आएंगी। तो ब्रॉड व्यू देखा गया कि जो टेनेंसी का मतलब क्या हो गया, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें तो हैं अवेलेबल, इसके बारे में बात नहीं करें। इसके अलावा अगर आप कुछ दे रहे हो, वो सारी चीजों को इंक्लूड करता है सेक्शन 45। ये बात इसमें कही गई थी कि एक्स्ट्रा थिंग्स आर इंक्लूडेड इन सेक्शन 45। ब्रॉड व्यू की बात करी गई थी। ठीक है, विद दिस आई एंड द कंप्लीट व्हाट, खत्म हो गया आपका। अगर आपको जेन्युइनली बेनिफिट हुआ है तो प्लीज सपोर्ट मॉनिटरली, टू बी ऑनेस्ट। अगर आपको जेन्युइनली प्रॉफिट हुआ है, आपको लगता है कि नहीं काम हुआ है मेरा इससे बहुत, प्लीज सपोर्ट मी। ठीक है, दिस इज मी समर्थ एशन जोड़ीसारी साइनिंग ऑफ। आप लोगों को ऑल द बेस्ट। आप लोग दिल्ली रेंट का इससे ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाऊंगा मैं, इससे आपके 5 सवाल शायद हो जाएंगे। ठीक है, वरना आप यूनिट 1 यूनिट 2 खुद भी पढ़ सकते हैं। इजी लीज का तो मैंने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा रखा है। ठीक है, थैंक यू।